नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। लोकसभा की कार्यवाही बार बार बाधित होने के बाद कल तक के लिए स्थगित हो गई है। मणिपुर मामले पर राष्ट्रपति से मिला है विपक्ष। क्या कुछ रहा है आज दिन भर में, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। विपक्षी एकता के बहाने संसद में हंगामा बरपा हुआ है, आखिर इसके पीछे की सियासत क्या है यह समझेंगे। कर्नाटक में गारंटी ने बढ़ाई है कांग्रेस सरकार की मुश्किलें, किस तरह से मुश्किलें सामने आ रही हैं इस पर भी चर्चा करेंगे और बात करेंगे नूह की, जिस पर स्थिति अब नियंत्रण में दिख रही है। होंगे कई अहम और सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। मणिपुर मसले पर लोकसभा की कार्यवाही बार बार बाधित होने के बाद कल तक के लिए स्थगित। लोकसभा में आज होनी थी दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक पर चर्चा। विधेयक पारित कराने के लिए बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया था व्हिप। मणिपुर मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिला विपक्ष के नेताओं का गठबंधन। महामहिम के सामने रखा अपने दौरे का अनुभव। वहीं बीजेपी ने पूछा सवाल, विपक्ष की क्या है मजबूरी कि यह संसद में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा नहीं करता। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर प्रधानमंत्री आज करेंगे एनडीए सांसदों के साथ बैठक। पहले दौर में काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र के सांसदों से होगी चर्चा। दूसरे दौर में तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार के एनडीए सांसदों के साथ होगा मंथन। हरियाणा के नूह में स्थिति नियंत्रण में, अब तक 116 लोगों की गिरफ्तारी, 41 एफआईआर की गई दर्ज। पुलिस ने कहा पूरी साजिश का करेंगे पर्दाफाश, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने शांति बनाए रखने की अपील की। और जम्मू कश्मीर में से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई आज दिन भर कपिल सिब्बल करेंगे याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस। तो सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर मामले पर राष्ट्रपति से मिला है विपक्ष और क्या कुछ रहा है आज संसद में। इन विषयों पर विस्तार से आपको जानकारी देते हैं और इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर इन सब के पीछे का एजेंडा क्या है। संसद में सत्र शुरू होने के बाद से ही प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। विपक्ष के सांसदों ने राष्ट्रपति से मिलकर मणिपुर की स्थिति को लेकर ज्ञापन सौंपा है और उनको वहां की स्थिति से अवगत कराया है। इसके साथ ही साथ सांसदों ने तमाम अपनी बातें भी राष्ट्रपति से कही हैं। ज्ञापन में विपक्ष ने राष्ट्रपति से बिना किसी देरी के राज्य में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। विपक्ष ने हिंसा प्रभावित समुदायों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से अपना दायित्व पूरा करने को कहा है। इसके साथ ही साथ विपक्ष ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर संसद में जवाब दें। जो जिद दरअसल इतने दिनों से विपक्ष की लगी रही है, उसको उसने राष्ट्रपति के सामने भी रखा है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया है कि वो इसको लेकर विचार करेंगी, जो तमाम बातें कही हैं विपक्ष के सांसदों ने। वहीं बीजेपी के विपक्ष पर मणिपुर हिंसा पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। कहा विपक्ष ने मणिपुर का दौरा किया लेकिन संसद में चर्चा क्यों नहीं कर रहा विपक्ष। बीजेपी नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने पूछा सवाल, विपक्ष की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो संसद में चर्चा नहीं करना चाहते। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास अपने अनुभव संसद के साथ साझा करने का अवसर है, लेकिन वे चर्चा नहीं चाहते, सिर्फ चर्चा की मांग करते हुए दिखना चाहते हैं। तो यह बीजेपी का आरोप है कि दरअसल विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, बल्कि वो चर्चा की मांग करते हुए दिखना चाहता है, जबकि कांग्रेस अपनी पुरानी मांग, अपनी पुरानी जिद पर अड़ी हुई है। और इसी पर जब आज कांग्रेस के नेताओं सहित जो विपक्ष का गठबंधन था, जो उनके नेता थे, जब उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की तो यह बात भी वहां पर रखी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या कुछ कहना है इस पर, आइए सुनते हैं। आज इंडिया गठबंधन के
31 मेंबर राष्ट्रपति जी से हम मिले और मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है वो खुद ही आंखों से जो वहां की स्थिति को देखे हैं, वो पूरा हमारे राष्ट्रपति जी को बताए। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पूछा कि विपक्ष की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो मणिपुर पर संसद में चर्चा नहीं करता। विपक्ष के माननीय सांसद सदन में भाग लेने के लिए नहीं आ रहे, चर्चा में भाग लेने के लिए नहीं आ रहे, चर्चा से भाग रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। उनको चुना गया है कि संसद में आए, पार्लियामेंट में आए और देश से जुड़े हुए मुद्दों को, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को वहां पर उठाएं। लेकिन शायद वो सदन को या पार्लियामेंट को गंभीरता से नहीं लेते और वो किसी भी चर्चा में भाग लेने से कतरा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है माननीय विपक्ष के सांसदों की कि मणिपुर तो जा सकते हैं लेकिन बंगाल नहीं जाएंगे, राजस्थान नहीं जाएंगे और ना ही पार्लियामेंट में आके चर्चा में भाग लेंगे। ये अपने आप में दिखाता है कि केवल राजनीति राजनीति और राजनीति हो रही है और चर्चा से भागा जा रहा है, लेकिन सड़क पे प्रदर्शन करके चर्चा में बने रहने का हर संभव प्रयास हो रहा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक संसद भवन परिसर से इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। कुमार आलोक, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुना, अनुराग सिंह ठाकुर को भी सुना और तमाम सवाल दोनों पक्षों ने खड़े किए हैं। अगर अनुराग सिंह ठाकुर की बात करें, उन्होंने सवाल सीधा पूछा है कि जब तमाम दिक्कत है और तमाम सारे प्रश्न हैं, तमाम सारी स्थितियां हैं जो साझा करनी है मणिपुर के मुद्दे पर, लेकिन फिर भी चर्चा नहीं हो रही है, आखिर क्या वजह है? क्यों चर्चा से भाग रहा है विपक्ष और क्या मजबूरी है विपक्ष की? ये सवाल बीजेपी कर रही है। इसका जवाब क्या आप भी दे सकते हैं? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने जो कहा है, ये बातें जब सत्र शुरू हुआ है, मानसून सत्र, उस दिन से लगातार सत्ता पक्ष कह रहा है कि आइए चर्चा में भाग लीजिए। यहाँ तक कि जब राज्यसभा में नियम 267 को लेकर के जिस जो बना हुआ है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच, वहाँ भी जो उपराष्ट्रपति हैं, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उन्होंने कहा कि समय की चिंता आप ना करें, जितना समय आपको लेना हो आप समय लें मणिपुर के मसले पर, लेकिन आप संसद में चर्चा में भाग लें। दूसरी तरफ लोकसभा में भी जिस कायम थी, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया विपक्ष की ओर से, सरकार ने, सदन ने उसकी मंजूरी भी दे दी और उसके बाद 8, 9, 10 ये भी टाइम भी दे दिया कि 8, 9 को चर्चा होगी, बाद में जो सरकार के प्रतिनिधि होंगे वो जवाब देंगे। लेकिन यहाँ भी जो विपक्ष का जो रवैया है वो ढुलमुल है और यही कारण है कि आज जब लंच के बाद 2 बजे कार्रवाई जब शुरू हुई तो फिर एक बार हंगामा हुआ और आज इंपॉर्टेंट बिल पर चर्चा होने वाली थी, दिल्ली सेवा बिल को लेकर के। उसमें विपक्ष कल भी कह रहा था कि हम चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही कल इंट्रोड्यूस हुआ था और कल भी चर्चा हो सकती थी, लेकिन कल भी वो हंगामे की भेंट चढ़ गया और उस पर चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन आज इस बिल पर चर्चा होनी थी, विपक्ष भी सहमत था, लेकिन अचानक जब जैसे ही सदन की शुरुआत हुई 2 बजे, एक हंगामा, जबरदस्त हंगामा हुआ विपक्ष की ओर से और सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो ये एक जो जिद चला आ रहा है, अब देखना होगा कि 8, 9, 10 का जो समय दिया गया है सदन के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए, उस पर विपक्ष का क्या रोल होता है अभी तक कुछ स्पष्ट वो नहीं बोल रहे हैं। वो सीधे बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री सदन में बोले मणिपुर के मामले पर और उसके बाद हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। तो देखना होगा कि जो जी कुमार आलोक, जो जिद है वो मणिपुर को लेकर चर्चा पर थी और जब ये आपने जैसा कि बताया, इस बात की सहमति बनी थी कि जो दिल्ली सेवा बिल है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उस पर भी चर्चा के लिए सामने नहीं आए। तो क्या कुछ रणनीति लगती है या क्या कुछ आपको लगता है कि क्यों आखिर इस पर भी चर्चा नहीं करना चाह रहा है विपक्ष? देखिए, बहुत सारे बिल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं वो पास किया जा रहा है। अब आप बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस करने के बाद उस पर चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद उसके बाद जो संबंधित विभाग के जो मंत्री होते हैं वो जवाब देते हैं। उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी बातें रखता है, लेकिन जो सारे बिल पास हो रहे हैं मजबूरी में हो रहे हैं, क्योंकि विपक्ष उसमें भाग नहीं ले रहा है, कहीं वॉकआउट कर रहा है। तो जो
2-3-4 बिल ऐसे हैं जहां पर सरकार विपक्ष का कहना था कि हम इसमें भाग लेंगे, हम चर्चा में भाग लेंगे, हम सरकार को इसमें सुझाव देंगे कि इस बिल में और क्या तब्दीलियां की जा सकती हैं। लेकिन जब बिल पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष का वॉकआउट हो रहा है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो। तो ये जो जीत चला आ रहा है, अब देखना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव पर जब 8, 9, 10 को सदन में लोकसभा में इसको टाइम दिया गया है, उस पर इनका क्या रोल होता है, ये देखने वाली बात होगी विपक्ष की। जी निश्चित तौर पर सबकी निगाहें रहेंगी कि दरअसल जिस मूड और मोड में विपक्ष नजर आ रहा है, तो जो अविश्वास प्रस्ताव है 8, 9, 10 अगस्त को, उस पर क्या कुछ होता है, निश्चित तौर पर निगाहें सभी की रहेगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए कुमार आलोक। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और उसके बाद ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपसे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि विपक्षी एकता के बहाने पर संसद में आखिर हंगामा क्यों है बरपा। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा, लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी। फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि विपक्षी एकता के बहाने संसद में हंगामा, क्या ये एक रणनीति है और इस तरह की रणनीति आखिर क्यों अपना रहा है विपक्ष, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आज संसद में दिल्ली सेवा बिल पर होनी थी चर्चा, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते ये चर्चा नहीं हो सकी। विधेयक को कल लोकसभा में पेश किया गया था, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने इस पर जानकारी भी दी थी। संसद के दोनों सदनों में मणिपुर को लेकर हंगामा जारी है, लेकिन दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ चट्टानी एकता दिखाई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संघीय ढांचे और क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने का आरोप सरकार पर लगाया गया था, फिर क्षेत्रीय पार्टियों का सहयोग इस बिल को लेकर सरकार को क्यों मिला है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने 9000 किलोमीटर का सफर तय करके तमाम विपक्षी नेताओं को दिल्ली अध्यादेश के विरोध में एकजुट करने की कोशिश की थी। यह उनकी मजबूरी ही थी कि उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन में आना पड़ा, लेकिन फिर भी कई दलों का साथ वो नहीं ले पाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 10 दिनों से संसद में हंगामा जारी है और विधायी कार्य लगभग ठप पड़े हैं, लेकिन विपक्ष अपनी जिद पर क्यों अड़ा हुआ है। सवाल यह भी है कि मणिपुर को लेकर चर्चा शुरू भी हुई थी, लेकिन विपक्ष नियम का हवाला दे रहा है। फिलहाल आपको यहां से इस खबर पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन लिए चलेंगे मनोहर खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो नूह की घटना और तमाम दूसरे विषयों को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। फसल का नुकसान उसमें रजिस्टर करते थे। आदमी इधर में आया कि आखिर फसल के अलावा भी नगरों में कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, कोई उनके औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, कोई मकानों में भी इस प्रकार का नुकसान होता है। तो ऐसे सब लॉस भी मूवेबल इमूवेबल सब प्रकार की जो प्रॉपर्टी है उसका लॉस भी इसमें अगर एंटर होगा तो उसका फिर असेसमेंट के भी तौर तरीके हैं। कुछ हमने जो ये होती है इंश्योरेंस की सर्विस उनके माध्यम से कराएंगे और कुछ असेसमेंट डीसी की कमेटीज़ जो हैं वो करेंगी। तो दोनों असेसमेंट के आधार के ऊपर उनको मुआवजे की कुछ राशि, उसका एक परसेंटेज वो हम कुछ तो डिक्लेयर पहले से है, कुछ आज डिक्लेयर करेंगे, उसमें से वो राहत उनको दी जाएगी। और अब बाद में आज ही जो एक विचार हमारा बना है कि जो नूह में जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का भी वहाँ जान माल सब नुकसान हुआ है, तो जान के नाते से अलग घोषणा करेंगे, लेकिन उनका जो माली नुकसान है, गाड़ियाँ फूकी हैं, कुछ और एसेट्स जो दुकानें हैं, तो उसका भी इसी पोर्टल में एक प्रकार से जानकारी लेंगे और उसी आधार पर उसकी भी स्कीम बना करके उनको सबको दिया जाएगा, ताकि जो नुकसान जिसका होता है वो क्लेम करता है तो फिर कोई चीज़ बचती नहीं है। अन्यथा बहुत लोग बाद में शिकायत करते हैं कि फलां का तो जो है असेसमेंट हो गया, मेरा रह गया। इसलिए हमने ओपनली सबको कहा कि आपका जो लॉस हुआ आप अपना दर्ज करें और बाद में फिर उसकी असेसमेंट का काम डिप्टी कमिश्नर और जो बाकी एजेंसीज हैं उसके माध्यम से कराया जाएगा,
ताकि जल्दी से जल्दी हम इसका असेसमेंट करके लोगों को राहत पहुंचा सकें। इसलिए ये पोर्टल जो है इसका एक्सटेंशन किया गया। पोर्टल तो पहले से बना ही हुआ है क्षतिपूर्ति, लेकिन उसको एक्सटेंडेड वे में उसका जो ऑपरेशनल जो उसका दायरा है वो बढ़ाया है। तो ये इसके बाद मैं समझता हूँ कि एक बार प्रेजेंटेशन देखेंगे तो कोई प्रश्न होगा तो उसमें करेंगे। धन्यवाद सर। प्रेजेंटेशन के बाद दिखाते हैं या पोर्टल ही दिखा रहे हैं। तो ये तो पुराना स्वरूप है, आपको याद है। पहला ये लैंडिंग पेज है उसका पोर्टल का। इसमें जब व्यक्ति अपनी DBP ID भर देगा तो तत्क्षण उस परिवार के जो सदस्य हैं उन सबके नाम आ जाते हैं और फिर जिसके भी फ़ोन नंबर से वो OTP मंगवाना चाहें वो OTP भर के उसके बाद ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा नया स्वरूप है या एक्सपेंडेड वर्जन है ई क्षतिपूर्ति का, वो अभी इसके बाद आपके सामने आ जाएगा। तो कारण चुनना है कि आपका नुकसान क्यों हुआ, आग से, बाढ़ से, ओलावृष्टि, सूखा, शीतलहर, भूकंप, भूस्खलन, सामूहिक हिंसा, जैसे मुख्यमंत्री जी ने अभी एक पर्टिकुलर रेफरेंस किया। तो कोई भी कारण चुन लें, मान लीजिए बाढ़ ही चुन लिया, तो क्षति का प्रकार बताएं कि आप पशु या पक्षी की मृत्यु या आवास की हानि या फसल खराब है या व्यावसायिक हानि। तो जो भी आप चुन लें, मान लीजिए पशु पक्षी की मृत्यु चुन लिया, तो फिर इसमें आपने भरना है कि किस प्रकार के पशु की मृत्यु हुई है, क्योंकि सबके लिए कॉम्पनसेशन नॉर्म्स अलग है। और फिर ये भरना है कि कितने होंगे। बस आगे दिखाने चाहिए, कुछ भी एक चुन के बस समाप्त करते हैं इसको। ये किस डेट को हानि हुई, फोटो अगर है तो फोटो अपलोड करेगा और ये कहेगा कि मैं सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा भरी गई जानकारी सही है। वो एक पटवा दिखाना थोड़ा नीचे, इसको आप अगर ध्यान से देखें, हाँ फोटो है तो अपलोड करें, आवश्यक नहीं। अब आप ये देखिए, जैसे ही ये सत्यापित कर दिया कि ये जानकारी सही है, व्यक्ति का काम खत्म। ना पटवारी ढूंढना, ना कानून को ढूंढना, ना DC को ढूंढना। जैसे CM साहब ने कहा, जो असेसमेंट कमेटियां बनी, एनिमल हस्बेंड्री कौन, वो सब कंप्यूटर अपने आप पोर्टल पे जाएगा, सबके पासवर्ड है, वो क्लेम को उनको मैसेज आएगा, एक क्लेम आ गया, तो उसको देख के वेरीफाई करना, भरना। और फिर जैसे सर ने कहा, जो कुछ नए आंकड़े दिए, जैसे अभी व्यावसायिक हानि का आपको भी नहीं मालूम है, तो वो भी मुख्यमंत्री जी नए सिरे से वो हरियाणा सरकार के राज्य के पैसे से, जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के नॉर्म्स हैं, वो सिर्फ रूरल एरियाज के लिए और एक कैप है, लेकिन उसको बढ़ा के अर्बन एरियाज को भी लागू करेंगे, स्टेट के बजट से करेंगे, वो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। धन्यवाद। ठीक है जी, ये प्रेजेंटेशन को क्लोज कर देते हैं। और मित्रों, जैसा ये क्षतिपूर्ति का विषय है, पहला जैसे मैंने बताया किसानों वाले से हम शुरू करते हैं। तो जो हमने पोर्टल जिस दिन शुरू किया था उस दिन, क्योंकि उस दिन से वो भरने लग गए थे, तो 1 महीने का समय उस समय दिया गया था। तो वो 18 अगस्त तक अपनी जो भी क्लेम हैं किसान की, जो फसल खराब हुई बाढ़ के कारण से, वो उसमें भर पाएंगे और उसके बाद फिर उसका असेसमेंट करके उनको पैसा दिया जाएगा। जो बाकी सब है, वैसे तो 3 दिन से 4 दिन से इसकी जानकारी हमने लोगों को दे दी थी, तो बहुत से क्लेम इसमें बिना लॉन्च किए भी भरे जा चुके हैं, लेकिन आज इसको विधिवत लॉन्च कर रहे हैं। और इसमें कोई समय हमने रखना है कोई, तो जो वो वाला है सर, फसल वाला, वो तो आपने 18 अगस्त के लिए बोला। हाँ, तो वही समय रहने देते हैं। हाँ ठीक है, तो 18 में भी आज अभी समय पर्याप्त है। और मैं समझता हूँ कि जो इस समय तक घटनाक्रम है उसके लॉस की जानकारी सबको अपनी है ही, और वो इसमें 18 अगस्त ही इसकी डेट हम रखते हैं, ताकि आज 2 तारीख है तो 16 दिन का समय और मिल जाएगा। फिर इसके बाद उनका सबका आकलन करके उनको दे दिया जाएगा। इसके बाद जो हमने इसकी हर्जाने की राशि तय की है, उसकी एक परसेंटेज जो हमने आपके माध्यम से लोगों को जो बतानी है, उसमें 2 प्रकार का है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी मकान यानी बिल्डिंग को छोड़ करके बाकी लगभग सारी इमूवेबल रहती है, मूवेबल रहती है। मकान है वो इमूवेबल है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का जहाँ तक विषय है, उसमें यदि 5 लाख रुपए तक किसी का लॉस है, असेस्ड लॉस, उसका 80% अर्थात 4 लाख रुपया तक उनको दिया जाएगा। जितना लॉस होगा उसका 80%। 5 से 10 लाख तक
70%, 10 लाख से 20 लाख तक 60%, 20 लाख से 50 लाख तक 40% जो एडिशनल है उसका ये जाता जाएगा, और 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक 30%, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक 20%, और ये सब मान लो 1.5 करोड़ तक भी हो जाता है, इससे ऊपर भी होता है, तो एक अपर कैप लगाइए कि टोटल 50 लाख तक और ये कंपनसेशन जो है इस लॉस का मिलेगा। इससे ऊपर मैं मान के चलता हूँ जो इससे बड़े जो भी लोग होते हैं सामान्यतया सब लोग अपना इंश्योरेंस कराते हैं, ये तो उस इवेंचुअलिटी में है जिसने इंश्योरेंस ही नहीं कराया है, ताकि ऐसे समय पर उनको भी एक मरहम जो है वो लग सके। तो यानी 1 रुपये से लेकर 50 लाख तक का लॉस इस परसेंटेज के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ तक के नुकसान के लोगों को ये लाभ उसी हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा। 1.5 करोड़ से ऊपर का है तो फिर 50 लाख उसकी फिक्स राशि है। ये तो है मूवेबल प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर कोई मानो व्हीकल है, उसका स्टॉक है, उसकी मशीनरी है, प्लांट है, तो ये सारे इस प्रकार के विषय हैं इसमें कवर होंगे। और जो बिल्डिंग्स हैं अर्थात जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें पहले से हमारी एक योजना चल रही है, और उसी के अंतर्गत अगर 1 लाख तक का है तो वो कंप्लीट 100% देंगे, 1 से 2 लाख 75%, 2 से 3 लाख 60%, 3 से 5 लाख 50%, 5 से 7 लाख 40%, और 7 से 25 लाख तक 30%, और इसको भी कैप किया है 25 लाख पर कि मैक्सिमम किसी बिल्डिंग का अगर कोई लॉस होता है, मानो उसमें क्रैक आया है, उसमें कोई फर्श टूट गया, उसमें दीवार गिर गई, उसमें टोटल भी गिर गई, तो भी मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का उसका लॉस ये हमने इसमें कवर किया है। हाँ, ये अर्बन एरियाज की थी। ये जो सारा है ये अर्बन एरियाज का है। जो ग्रामीण क्षेत्र का है वो हमारा जो डिजास्टर फंड है उसकी स्कीम वो अलग से है। उसकी स्कीम है, कोई बताएंगे? जी है। हाँ, वो बता दें। वो भी आपको बता देते हैं। उसमें जैसे पशुवाद या घर के कच्चा के पक्का वो अपर सीलिंग से एक क्षण में होता। हाँ, उसका शायद 1,20,000 रुपया मकान का हाउस। लेकिन उसमें भी जो है मुझे लगता है थोड़ा राशि कम है, और हम उसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करके आपको बताएंगे। ग्रामीण क्षेत्र वाला जो है उसकी राशि आपको बताएंगे जो पहले से तय है। लेकिन वो मैंने एक बार देखा है, उसमें कुछ मुझे कम लगी। हाँ, जो घर का है फुल्ली डैमेज हाउस 1,20,000 पर हाउस, और अगर पार्शियली डैमेज हाउस है जहाँ पे कम से कम 15% नुकसान हुआ है तो 10,000 रुपये प्रति घर पक्के घर के लिए, और झोपड़ी के केस में 8,000 रुपये प्रति हद प्रति झोपड़ी, और कैटल शेड 3,000 प्रति शेड। इसका विचार करेंगे, दोबारा से इसकी घोषणा हम करेंगे। हाँ, ये कई साल पुराना है उस पर। हाँ, 18 का शायद, कब का है? ये बाढ़ आने से पहले जो हमारा इस साल का रिवीजन भारत सरकार ने किया था वो। लेकिन एक बात ये है कि जो भारत सरकार के कंपनसेशन नॉर्म्स होते हैं अगर आप फसलों में देखेंगे तो उससे कहीं ज्यादा हम देते हैं अपने पैसे से। तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इससे भी ऊपर स्टेट बजट से भी नहीं सर ने स्पष्ट किया कि इंश्योरेंस के उससे बाहर, जिसका इंश्योरेंस किन्हीं कारणों से नहीं कराया गया। इसी प्रकार जैसे अब थोड़ा कंपनसेशन के विषय हैं एक दो, जो पहले कुछ दिन पहले विचार आया था लेकिन वो घोषणा नहीं कर पाया था मैं। जो कावड़िये जो हैं जिनका भी शिवरात्रि शायद 18 या 20 तारीख को थी जुलाई में जी, उससे पहले कुछ कावड़ियाज की डेथ हुई है एक्सीडेंट में, जो भी कुछ कारण रहे। पिछले बार भी हमने दिया था उसी पैटर्न पर जैसे पिछले साल किया था, उसी हिसाब से 2 लाख रुपया प्रति कावड़ी जो उसकी डेथ हुई, जो हरियाणा का रहने वाला है, ऐसे व्यक्तियों को 2 लाख 24 लोगों की अभी तक हमारे पास जानकारी है, 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति प्रति कावड़िया, वो उसको कंपनसेशन हमने पिछले साल का जो तय किया हुआ है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से एक कंसेशन और मैं आज घोषणा कर रहा हूँ, वो है हमारा जो HSVP
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इसमें पिछले दिनों में बिजली के बिलों का एक विषय आया था, बिजली का पानी का तो 5% प्रति वर्ष के हिसाब से उन्हें पिछले 5 साल का 25% बढ़ा के बिल दे दिए थे। विचार करने के बाद ध्यान में आया कि ये गलती वास्तव में डिपार्टमेंट की है। उस समय 5% बढ़ाने का एक सर्कुलर निकाला, लेकिन उसकी डिमांड नोट कभी भेजा नहीं गया। हमने सारे रिकॉर्ड देख लिए हैं, वो फाइल में केवल बढ़ा करके छोड़ दिया और अब आकर 5 साल का इकट्ठा डिमांड नोट भेजा। बहुत लोगों ने कहा कि आखिर एक साथ ऐसे 25% का रेट बढ़ाना उचित नहीं है, तो बहुत सुझाव आए अलग अलग, लेकिन अंततोगत तो हमने फैसला किया कि ये 5% की बढ़ोतरी जो 2018 में की थी, 18 से 23 तक, अब तक सारी फ्री कर देंगे हम। केवल अब से वो 5% आगे लागू होगी। पिछला 25% जो है उस बिल का वो सारा जो है वेव ऑफ कर दिया है। लगभग 42 करोड़ रुपए का इसमें एचएसवी के ऊपर एक अलग से प्रावधान। तो हिंसा के दौरान जो संपत्तियों का नुकसान हुआ है उसका मूल्यांकन करेंगे और दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। इस विषय में जानकारी दे रहे थे मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री, और उन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि किस तरह से इसका आकलन किया जाएगा, किस तरह से जो इसमें पीड़ित लोग हैं वो अपनी जो कंप्यूटर के ज़रिए या इंटरनेट पर जो वेबसाइट दी गई है उसके ज़रिए किस तरह से वो इस तक पहुंच बना सकते हैं। और अब हम बात करते हैं एक बार फिर से संसद में विपक्षी एकता के बहाने किस तरह से हंगामा बरपा हुआ है। और आज संसद में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा होनी थी, लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते आज ये चर्चा नहीं हो सकी। विधेयक को कल लोकसभा में पेश किया गया था। तो इस विषय पर विस्तार से आपको जानकारी दे दें कि आज इस बिल पर चर्चा होनी थी लेकिन हो नहीं सकी। संसद के दोनों सदनों में मणिपुर को लेकर हंगामा जारी है, लेकिन दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ चट्टानी एकता दिखाई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संघीय ढांचे और क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने का आरोप सरकार पर लगाया गया था, फिर क्षेत्रीय पार्टियों का सहयोग इस बिल को लेकर सरकार को क्यों मिला? आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने 9000 किलोमीटर का सफर तय करके तमाम विपक्षी नेताओं को दिल्ली अध्यादेश के विरोध में एकजुट करने की कोशिश की थी। यह उनकी मजबूरी ही थी कि उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन में आना पड़ा, लेकिन फिर भी कई दलों का साथ वो नहीं ले पाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 10 दिनों से संसद में हंगामा जारी है और विधायी कार्य लगभग ठप पड़े हैं, लेकिन विपक्ष अपनी जिद पर क्यों अड़ा हुआ है? सवाल यह भी है कि मणिपुर को लेकर चर्चा शुरू भी हुई है, लेकिन विपक्ष नियमों का हवाला दे रहा है अविश्वास प्रस्ताव पर। उसके पास संख्या नहीं है, लेकिन वे इस पर बहस चाहते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में दिल्ली अध्यादेश को लेकर केजरीवाल अपनी बड़ी भूमिका चाहते थे, उसी को केंद्र में रखकर वो विपक्षी दलों से मिले भी थे। 9000 किलोमीटर की यात्रा करने का दावा किया था। जाहिर है उन्होंने इस बिल को विपक्षी एकता का सूत्र बताया था, लेकिन उनकी राजनीतिक स्टाइल दूसरे दलों को राजी नहीं कर पाई, उन्हें कन्विंस नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का दावा है कि उनकी पार्टी अन्य विपक्षी दलों के सहयोग से राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल को पास नहीं होने देगी, लेकिन उन्हें पता है कि बीजेडी, वाईएसआरसीपी, बीएसपी और टीडीपी जैसे बड़े क्षेत्रीय पार्टियों का सहयोग उन्हें नहीं मिल रहा है। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA में केजरीवाल इसी शर्त पर शामिल हुए थे कि कांग्रेस उनके समर्थन में संसद में चर्चा में भाग लेगी। कांग्रेस पार्टी ने बिल पर चर्चा में आपका साथ दिया है, जो शायद उनकी भी सियासी मजबूरी है। तो अवसर की अगर सियासत इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विपक्षी आरोपों को खारिज करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा था कि संविधान ने दिल्ली से संबंधित किसी भी कानून को विचार और पारित करने की शक्ति केंद्र को दी है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि केंद्र कानून ला सकता है। सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें टिप्पणी थी जब इस मामले की सुनवाई हुई थी। जाहिर है कि विपक्षी एकता के नाम पर पहले पीएम मोदी को संसद में बयान देने की जिद और फिर अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की अपनी रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की इस रणनीति से केजरीवाल की बड़ी एम्बिशन जो है उसको धक्का जरूर लग सकता है। तो इसको समझने की जरूरत है। और
इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर क्या कुछ कहते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में पेश किए गए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक पर कहा कि विपक्ष चर्चा में भाग ले और इस विधेयक का विरोध करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं इतना ही कहूंगा विपक्ष के सभी माननीय सांसदों से, आइए चर्चा में भाग लें और जो भी बिल संसद में आ रहे हैं उससे बहुत बड़े बदलाव, जैसे पीछे भी हमने सिनेमाटोग्राफ एक्ट से लेकर बाकी बिल पेश किए, वो कई वर्षों से उसका इंतजार था, तो वो भी हुआ तो उससे लाभ मिलेगा। आज भी दिल्ली कैपिटल रीजन के लिए जो बिल पेश होने जा रहा है सर्विसेज से रिलेटेड, वो भी उसमें भाग ले सकते हैं। विरोध करने से कुछ नहीं होगा। जब वो आएंगे चर्चा में भाग लेंगे तो जानेंगे कि कैसे ये हमारे अधिकार क्षेत्र में फॉल करता है और इसके आने से क्या क्या होने वाला है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा इस विषय पर, आइए उनको भी सुनते हैं। राज्य सरकार को की शक्तियों को ध्वस्त करने वाले कानून को सिर्फ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य से नहीं देखना चाहिए। अगर ये कानून और ये प्रयोग दिल्ली में सफल हो गया, भाजपा इसे दिल्ली में लागू करने में सफल हो गई, तो फिर ये देश के तमाम गैर भाजपा राज्यों में लागू किया जाएगा और गैर भाजपा राज्यों की सरकारों की शक्तियां छीनी जाएंगी। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं और तीन खास मेहमान हैं। अनुजा कपूर जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, अनुजा जी स्वागत है आपका। साथ ही साथ परविंदर सेठी जो कि आम आदमी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार हमारे साथ जुड़े हुए, और अनुज यादव हमारे संवाददाता जो इस पूरी खबर को कवर कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अनुज, सबसे पहले आपके पास आते हैं और अपडेट्स जानना चाहेंगे कि जब इस विषय पर चर्चा हुई थी और ये कहा गया था कि कम से कम जो ये दिल्ली सेवा बिल है इस पर पक्ष विपक्ष मिलकर चर्चा करेंगे और शायद इसी बात की सहमति भी हुई थी, फिर संसद में हंगामा क्यों बरपा और क्या रणनीति है इसको लेकर आप देख रहे हैं विपक्ष की? देखिए, विपक्ष की रणनीति की बात करें तो निखिल, कई बार ऐसा लगता है कि विपक्ष अपनी रणनीति में ही फंस जाती है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिछले 2 हफ्ते से लगातार जो संसद बाधित की जा रही है मणिपुर के मुद्दे को लेकर, बार बार विपक्ष कहता है कि चर्चा होनी चाहिए उस मुद्दे को लेकर। इस पर सरकार तैयार हो गई कि ठीक है, आप जब चाहें चर्चा हो सकती है, और इसकी शुरुआत राज्यसभा के अंदर कल की भी गई थी, जिसमें वहाँ के जो राज्यसभा के जो सभापति हैं उन्होंने कल दोपहर में 2:30 बजे के आसपास कहा भी था, उन्होंने मंजूरी दी थी और चर्चा की बात की कि चलिए शुरू कीजिए, लेकिन उसके बाद चर्चा उन्होंने शुरू नहीं की। दूसरी बात यह है कि विपक्ष लगातार इस बात पर अड़ा हुआ था कि अविश्वास प्रस्ताव जो लेकर आए हैं सबसे पहले उस पर चर्चा होनी चाहिए, कोई विधायी कार्य नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर लगातार हंगामा होता रहा। अब ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली सेवा जो विधेयक है, आज इसको हालांकि इस पे डिस्कशन आज होना था, लेकिन हंगामे की भेंट आज फिर से सदन चढ़ गया और कल इसकी चर्चा की शुरुआत होगी। क्या इसमें कांग्रेस भाग लेगी? अभी तक तो कह रहे थे कांग्रेस विपक्ष की इसमें हम किसी भी विधायी कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे, अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस आखिर चाहती क्या है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। दूसरी जो आपने बात की, बिल्कुल निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। सभी राजनीतिक जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत की। आप सबको पता है कि बसपा का रुख इसमें बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, बीजेडी ने साथ नहीं दिया। तो जिस तरीके की अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बात कर रही थी कि सभी क्षेत्रीय दलों को एक साथ लेकर चलेंगे, कांग्रेस को एक साथ लेकर चलेंगे, सबसे बड़ी बात तो यही हुई कि कांग्रेस के जो सांसद रहे हैं संदीप दीक्षित, उन्होंने ही इस बात को कह दिया कि वो इस समर्थन का बिल का जो है समर्थन करते हैं, जो पूर्व सांसद और दिल्ली के ही सांसद वो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस के सभी लोग भी इस बात को चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी कितने लोगों को अपने साथ ले पाएगी? हाँ, ये बात जरूर सबको मालूम है कि लोकसभा के अंदर तो इनके पास बहुमत नहीं है। आम आदमी पार्टी के सिर्फ एक ही सांसद हैं, तो आम आदमी पार्टी सिर्फ विपक्ष के भरोसे ही सीढ़ी चढ़ना चाहती है इस बिल को लेकर। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर जब ये कल इस मुद्दे को लेकर चर्चा होगी, इस विधेयक पर चर्चा होगी, तो क्या कांग्रेस इसमें हिस्सा लेगी
या वॉकआउट करेगी? क्योंकि मैं तो पिछले एक हफ्ते से लगातार देख रहा हूं कि वो वॉकआउट करते हैं और कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे पहले आप चर्चा कीजिए, विधायी कार्य में वो हिस्सा नहीं लेंगे। तो कल ये जो विधेयक लाया जाएगा, इस पे कांग्रेस का रुख क्या होगा, उनके सांसदों का, खुद के सांसदों का, कितने सांसदों का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आज भी कोई विहिप नहीं लाया गया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाया गया था। जी 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 बिल्कुल। ये प्रश्न जो है कई बार जिसको कहते हैं पॉलिटिकल लाइंस में रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, इसको समझना चाहिए और इसका विश्लेषण करने के लिए विनोद मिश्रा जी को जोड़ते हैं कि ये एक पॉइंट जैसे कि दिया कि आज बीजेपी ने तो व्हिप जारी किया था लेकिन कांग्रेस ने जारी नहीं किया था। विनोद जी किस तरह से विश्लेषण करेंगे इस पूरी खबर का और खास तौर पर इस विशेष बात का कि सभी क्षेत्रीय दलों को एक साथ लेकर चलने की बात कही थी अरविंद केजरीवाल ने, वो सबको साथ जोड़ भी नहीं सके और कांग्रेस को भी जोड़ सके हैं कि या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। निखिल, जो संसद से अनुज यादव बता रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताता हूं कि ये बिल पे कांग्रेस की चर्चा लेने की तो एक मजबूरी है, क्योंकि ये जो आप कहते हैं ना कि ये जो इंडिया गठबंधन है, जो INDIA का गठबंधन है, उसमें शर्त ही केजरीवाल का साथ यही था कि अगर कांग्रेस हमारे इस बिल में साथ, इसके अध्यादेश के विरोध में खड़ी होगी तभी वो इसके साथ में विपक्षी एकता के मुहिम में कांग्रेस के नेतृत्व में शामिल होंगे, जो कम से कम कांग्रेस ने कल दिखाया है। आप ये देखिए कि कांग्रेस ने एक तरह से अपनी वो मर्यादाएं और अपनी वो सारी चीज़ें को लेके जब वो बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर के बगैर जब तक वक्तव्य नहीं देंगे तब संसद में किसी भी चर्चा में वो हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी कल जैसे ही दिल्ली ऑर्डिनेंस का बिल आया था तो आते हैं कि साथ ही सबसे पहले उस टेबल होने के साथ ही अधीर रंजन चौधरी इसको असंवैधानिक करार देते हुए अपनी मोर्चा संभाले हुए थे। तो ये बात तय है कि कांग्रेस की तो इसमें भूमिका रहेगी और ये उनकी सियासी मजबूरी भी है, चाहे उनकी अपने इंटरनल जो भी डिफरेंसेज रहे हो। रही आगे बात, इसमें जो चर्चा में शायद इसकी बड़ी चर्चा होगी और सारे पार्टियां इसमें भाग लेंगे, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा ये है कि नंबर गेम को वो भी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी से लेके आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को जानती है कि इसमें कितने दलों का हमें समर्थन हासिल है, लेकिन केजरीवाल की जिद ये थी कि वो कांग्रेस से अपने को एक नेशनल स्टेचर में, वो विपक्षी एकता के मुहिम में वो अपने को एक बड़ा नेता साबित करना चाह रहे थे। तो जो आपने अभी राघव चड्ढा का सुनाया था, साउंड बाइट सुनाया था, तो वो भी यही कह रहे थे कि ये दूसरे स्टेट को भी ये सीखने की जरूरत है। ये वो एक तरह से कह रहे हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर पर ही एक तरह से हमला है। तो सवाल ये है कि अगर उनका फेडरल स्ट्रक्चर इस बिल से कमजोर हो रहा है या दूसरे राजनीतिक दलों को इससे परेशानी हो सकती है, तो फिर इसमें दूसरे राजनीतिक दल चाहे बीजेडी हो, चाहे जगन मोहन रेड्डी के पार्टी के हों या फिर बीएसपी के हों या फिर तेलुगु देशम पार्टी के हों, इतने सारे रीजनल पार्टी के जो नेता हैं और वो सब सारे चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं अपने अपने समय के दौर के, तो उनको इस बिल को लेके क्यों आपत्ति क्यों नहीं हुई थी? ये सवाल जो है एक राजनीतिक गलियारे में आप कह सकते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति का ये सबसे बड़ा सेटबैक होने वाला है। क्योंकि इस संसद में जो ये दो बिल है, दो तरह के अब ये प्रस्ताव सामने में आया है, एक तो दिल्ली जो सेवा बिल है वो, और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है वो। ये विपक्षी एकता के मुहिम में इंडिया का जो बना था, INDIA का गठबंधन का उन्होंने नाम दिया था, उसको लेके उन्होंने एक तरह से अपने को एक शक्ति प्रदर्शन और एक आक्रामक राजनीति की अपनी एक शुरुआत की थी। लेकिन ये अपने ही रणनीति में जो अनुज कह रहे थे वो इस तरह से फंसते नजर आए कि दिल्ली बिल पे जो इनका हाल हुआ वो आप देख ही रहे हैं कि सारे रीजनल पार्टी ने किस तरह से इनको एक तरह से एक गच्चा दिया है, और दूसरा जो अविश्वास प्रस्ताव है उसमें भी उनको पता है कि उनका हश्र क्या होने वाला है, लेकिन राजनीति है तो राजनीति करनी है। जी बिल्कुल। परविंदर सेठी जी, क्या आपको लगता है कि इसी वजह से संसद में हंगामा किया जा रहा है? क्योंकि पहले बात कर ली कि जी हाँ चर्चा कर लेंगे, लेकिन लगा कि जी इस पर तो चर्चा करना भी दिक्कत है, तो इससे अच्छा बेहतर है कि सबसे अच्छी रणनीति जो अभी तक चला रहे थे 10 दिनों में, तो इस मुद्दे पर भी हंगामा कर लिया जाए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी लगातार दूसरों पर आरोप लगाते रहे हैं कि जी सब मिले हुए हैं, लेकिन जब अवसर आया तो सभी के साथ वो भी मिल गए। देखिए, सवाल इस बात का है कि ये जो लड़ाई है ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है, ये सच और झूठ की लड़ाई है, ये डेमोक्रेसी को खत्म करने की लड़ाई है, डिक्टेटरशिप चलाने की लड़ाई है। जिस प्रकार से अगर आप देखें कि आप शुरू से अगर कड़ी दर बार मैं आपको बताऊं, जब आप अडानी के ऊपर बात करते हैं तो उसकी जो समिति है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई जाती है। अगर खिलाड़ी जो देश का मान सम्मान पूरे संसार के अंदर अपना मान सम्मान करते हैं, जब उनके ऊपर परविंदर जी मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाहता, परविंदर जी मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाहता, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चर्चा को अब आप खिलाड़ी
आप जो है दूसरे जो तमाम सारे मुद्दे हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर के उस पर ना लेकर जाएं, अगर हम, क्योंकि पूरा समय है और इसी पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आप जो बात कहेंगे उसका जवाब अभी हम भाजपा प्रवक्ता से हाथ का हाथ ले लेंगे, तो इसलिए कम से कम उसको डीरेल मत करेंगे हम। जी, मैं डिवेल नहीं कर रहा सर, मैं उसी मुद्दे की बात कर रहा हूं कि ये जो इंडिया या सारी विपक्ष पार्टियों को इकट्ठा क्यों होना पड़ा, जिसकी जो कोर रीजन क्या थी। जब देश के अंदर डिक्टेटरशिप की राजनीति आती है, जब आप मजदूर का सम्मान नहीं करते, किसान का सम्मान नहीं करते, जवान का सम्मान नहीं करते, खिलाड़ी का सम्मान नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते, देश के राष्ट्रपति को आप नया संसद का मुहूर्त करते हैं, वहां नहीं बुलाते और बिना विपक्ष के उसका उद्घाटन कर लेते हैं, आपको किसी की चिंता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये बिल लाता है, अगर बिल मान लीजिए इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब हो जाती है, ये उनकी जीत नहीं है। जो 100 लोग, जो 100 मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के इसके खिलाफ खड़े हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो पार्टी सत्ता के अंदर है। अगर देखिए नंबर गेम को तो कोई नहीं वो कर सकता, जिसके बाद नंबर गेम है उसकी बात मानी जाएगी, उसका अध्यादेश आएगा। चलिए, आपने कम से कम इस बात को स्वीकार किया कि जिसके पास नंबर गेम है उसकी बात मानी जाएगी, लेकिन ये बात आपके कम से कम नेता भी इस बात को समझते। अरविंद केजरीवाल भी जी, जो 9000 किलोमीटर तक की उन्होंने यात्रा की, जब उनको मालूम था नंबर गेम उनके पास नहीं है। आपने अभी जो विनोद मिश्रा जी ने एक सवाल उठाया, परविंदर जी, मतलब बनता है सर, परविंदर जी एक सवाल अभी विनोद जी ने भी उठाया कि संघीय ढांचे पर जी खतरा है। जिस तरह से आपने इतना सारा बताया कि जब पूरा देश इस वक्त खतरे में है, उसके बावजूद उसी खतरे की बात आप करके डराते रहे हमेशा, और जब इस तरह की बात आए तो आप दूसरे दलों के साथ मिलकर चले गए, और इसी खतरे की बात करके संघीय ढांचे पर जो चाहे वो उड़ीसा की सरकार हो या जगनमोहन रेड्डी हो, जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और रहे हैं, वो आपके साथ नहीं खड़े दिख रहे हैं, उनको खतरा नहीं दिख रहा है। यह खतरा सिर्फ ऐसा कौन सा चश्मा है विपक्ष के पास जो वही देख पा रहा है? नहीं, देखिए कुछ पार्टी हैं, उनका अपना डिसीजन होता है, अपने राजनीतिक फायदे होते हैं, अपनी राजनीतिक सोच होती है, हर व्यक्ति नहीं आता। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अगर आप इस देश के अंदर जो सिस्टम और मैकेनिज्म कोलैप्स कर गया है, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर फेलियर हैं, आप मणिपुर की घटना देख लेते हैं, आप हरियाणा की घटना देख लेते हैं। लॉ, आपको एक इंसान की जिंदगी की कीमत नहीं है। एक सरकार बैठी है, उसको गरीब आदमी का अगर मर जाता है, 1 आदमी मरे, 100 आदमी मरे, 1000 आदमी मरे, तो मणिपुर में चर्चा हो जाने देते, यही तो सवाल विपक्ष उठा रहा है, कह रहा है कि मणिपुर में चर्चा हो जाने दीजिए। प्रधानमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री इतने नहीं, इसका तो मतलब हुआ ना कि आपको इस बात से, आप लोगों को इस बात से ज्यादा दिक्कत है कि प्रधानमंत्री जवाब दे, चर्चा हो ना हो, सत्य सामने आए ना आए, लेकिन प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, ये जिद है। अगर आपने एक देश के प्रधानमंत्री की ब्रांडिंग करी है, अगर देश के प्रधानमंत्री सारी उपलब्धियों का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, तो जब अगर कोई नेगेटिविटी आती है, उन्होंने 9 साल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, ये कैसे प्रधानमंत्री है जो देश को जवाब नहीं देना चाहते? ये कैसे प्रधानमंत्री है जो पार्लियामेंट में आकर इस बात के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते? ये दोनों बातें जो आपने कही, इसका जवाब दरअसल अनुजा जी देंगी, परविंदर जी, लेकिन संविधान के किसी भी कोर कैलेंडर में नहीं लिखा हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, एक बात। दूसरी बात, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इन नियमों के तहत में जो संबंधित मंत्री है वही जवाब देगा। आप लोगों की जिद है कि प्रधानमंत्री जवाब देंगे। फिलहाल अनुजा जी के पास जाते हैं। अनुजा जी ये कह रहे हैं कि सबको इसलिए इकट्ठा होना पड़ा। चलिए, अब आपकी बात समझ में आ गई, परविंदर जी आपकी बात समझ में आ गई। अनुजा जी ये कह रहे हैं कि सभी लोगों को इसलिए इकट्ठा होना पड़ा, जो विपक्षी गठबंधन की जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इसलिए इकट्ठा होना पड़ा क्योंकि देश में सिस्टम कोलैप्स कर गया है, डेमोक्रेसी बची नहीं है। ये कितने ही हंसने वाली बात है कि परविंदर भाई जब बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दिल्ली के ऊपर बात नहीं कर रहे, ये पंजाब पे बात कर रहे हैं। और पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया, मैं बिल्कुल मानती हूँ उनसे, बिल्कुल डेमोक्रेटिकली सब कुछ खत्म हो गया। मैं बिल्कुल, देखिए मणिपुर यही प्रॉब्लम है। परविंदर जी आपको फिर मौका देंगे, परविंदर जी फिर मौका देंगे, अभी बीच में ना बात करिए। आपको मणिपुर जलता नहीं दिख रहा? ठीक। अरे परविंदर जी, ऐसे एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो कैसे हो पाएगा? आप अगर बोलना चाहते हो तो 1 मिनट फिर बोल लें, लेकिन बीच में ना बोले। मैं 10 सेकंड की 5 सेकंड की बात करना चाहता हूं। अगर मान लो मणिपुर जल रहा है, अब इस तरह से डाइवर्ट ना करें, अभी आपके पास दोबारा आऊंगा।
आप बिल्कुल भरोसा रखिए मेरा और धैर्य रखिए। मुझे मिलना चाहिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल। अनुजा जी बोलिए। ये हाँ जी, धन्यवाद प्रविंदर भाई। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब भाजपा बोलना शुरू करता है तो इन्हें तकलीफ इसलिए शुरू हो जाती है क्योंकि इनको पता है कि इनकी गलतियां, इनकी वीकनेसेस कहाँ हैं। और जब भाजपा इनकी वीकनेसेस इनको दिखाना शुरू करती है पॉइंट बाय पॉइंट, तो ये डर जाते हैं। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि आप विश्वास कैसे करेगा, कोई एक आम आदमी विश्वास कैसे करेगा आम आदमी की पार्टी पर, क्योंकि जिन सत्तों पे, जिन एजेंडा पे ये लोग आए थे, ये खुद ही उस मिशनरी में फेल हो गए। जो कहते थे कि हम करप्ट नहीं है, ये उसी में ही करप्शन में सबसे नंबर 1 पहुंच गए। कांग्रेस का साथ बोलते बोलते, कांग्रेस का साथ लेते लेते उन्हें ओवर पावर कर गए। आज कांग्रेस जब बैठने की बात करती है, कांग्रेस को खुद नहीं पता है कि वो हाँ करे कि ना करे। कांग्रेस किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, क्योंकि अब वो नेशनल पार्टी भी नहीं लगती। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम नेशनल पार्टी है, उनको कोई पूछता नहीं है। तो प्रॉब्लम कहां है कि जहां पर ये इन्होंने खुद ने बोला कि हम जो बात करने वाले हैं, वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्रेडिट चोर है। मुझे लगता है कि जनता दिल्ली की अच्छी तरह से जानती है कि क्रेडिट चोर कौन है। और पूरा कोविड के दौरान और आजकल फ्लड भी हुआ तो क्रेडिट चोर कौन है। अरविंद केजरीवाल जी के पास सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, वो है एड का डिपार्टमेंट। तो वो एड मैन है, तो वो एड का ही काम करते रहे, आज तक किसी और चीज में सामने नहीं आए। कांग्रेस के जितनी चीजें थे उसके अंदर तो अरविंद केजरीवाल कभी खड़े नहीं हुए। तो कांग्रेस इनके साथ खड़ी है, ये भी देखने वाली बात है। और जिस तरीके से कहा गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान पर आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सदन में आकर बात करे, और वहीं पर ही ये साथ में उनके चिपक के बैठ जाते हैं जब कॉन्फिडेंस की ये आपके ऑर्डिनेंस की बात चालू होती है। तो मुझे समझ में नहीं आता, ये राहुल गांधी को कॉपी कर रहे हैं, राहुल गांधी आम आदमी पार्टी को कॉपी कर रहा है, या बाकी जो लोगों ने, जैसे अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि ये मेरी मजबूरी है। और उनकी एक वीडियो बहुत पॉपुलर हो रही है, वायरल हो रही है कि मोदी जी एक बड़ी वाली मछली है और उनके साथ एक छोटी छोटी मछली बनकर हम बड़ी मछली का रूप ले रहे हैं। तो ये मानते हैं कि ये लोग एक फेलियर की पोजीशन पे खड़े हैं और इनको छोटी छोटी मछली ये अपने आप को मान रहे हैं। अब आपको कई बार बोला है कि आप लोग पार्लियामेंट में आकर मणिपुर पर डिसीजन करके आप डिस्कशन कीजिए, पर जानबूझकर आप डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। यही एक रीजन है, आपने ओम बिरला जी को आपने वैसे आप बात करते हैं कि प्रेसिडेंट को जहां पर आप उनको अब्यूज करते हैं, वहीं पर आप प्रेसिडेंट को ये भी कहते हैं कि उनको मान सम्मान दो। कहा आप चेयर की बात करते हैं, जहां पर आप चेयर से हेल्प मांगते हैं उन्हीं को आप डिसरिस्पेक्ट करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सबको कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा पढ़ने की जरूरत है। इन्हें यह पढ़ने की जरूरत है कि एलजी कौन है, किसकी प्रेसिडेंशियल चेयर से वो आए हैं। इनको ये पता लगना बहुत जरूरी है कि जो ऑर्डिनेंस है, जो सर्विसेज है, वो सर्विसेज स्टेट का हिस्सा है, क्वाज़ी स्टेट का हिस्सा नहीं है। तो ये भी इनको देखना चाहिए। जिस आर्टिकल की बात ये कर रहे हैं वो आर्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप कहां पर हैं? और एलजी साहब, अच्छा जब कांग्रेस का टाइम था तो कांग्रेस के टाइम पर तो इस तरह की बवाल नहीं होता था। जब कांग्रेस के टाइम पे बवाल नहीं होता था, सारा तब ऑर्डिनेंस लाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, तभी भी तो भाजपा थी। तो फिर कहां पर दिक्कत है? भाजपा आज भी वही है। तो क्या अरविंद केजरीवाल को प्रॉब्लम चालू हो गई? क्या अरविंद केजरीवाल को 170 करोड़ के ऑफिस जो उन्होंने सीएम अपना घर बनाया है उसके अंदर रहकर उनका दिमाग कहीं और चला गया? क्योंकि उसमें शीला दीक्षित भी रही, उसमें खुराना साहब भी रहे, उसमें कितने हमारे सीएम भाजपा के भी रहे। तो अचानक से कहां चेंज आ गया? अचानक अरविंद केजरीवाल जी के आते ही चेंज हो गया एकदम से सब कुछ। और बिल्कुल सही है, सत्ता के भूखे वो खुद इतने ज्यादा है कि वो कहीं पर भी नहीं खड़ा कर पा रहे अपने आप को। और ये कहते हैं कि 9000 किलोमीटर में चलकर आया हूं। तो 9000 किलोमीटर किसको चलकर आया वो सबको दिख रहा है। जब आपके साथ नहीं तो वाईएसआरसीपी नो कॉन्फिडेंस मोशन में खड़ी होगी, बीजेडी खड़ी होगी, टीडीपी खड़ी होगी, अब तो बसपा भी कहती है, मायावती भी कहती है कि पकड़ो इनको, बात करो इनसे, करप्शन करिए, तो ऑर्डिनेंस आना चाहिए। तो जब बाकी जिस तरीके से कहा गया कि जैसे ये सारे सीएम रह चुके हैं जो भाजपा के साथ खड़े हैं, तो क्या इनको तकलीफ नहीं है? और एक बात और चीज, ये जो ऑर्डिनेंस है ये यूटी के लिए लाया जा रहा है, ये इनको समझ में आना चाहिए। दिल्ली अगर स्टेट होता तो कांग्रेस स्टेट इसको बना चुकी होती, 70 साल उनके पास भी थे। तो जब ये कांग्रेस ने दिल्ली को स्टेट नहीं बनाया तो फिर ये अचानक से दिल्ली स्टेट कैसे बन गई? और जब ये ऑलरेडी एक नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया है और जहां पर इसको एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो स्पेशल स्टेटस के दर्जे के अंदर आप अपने आप को सीएम की बात कर रहे हैं, तो सीएम से रिलेटेड जो एरियाज है वो आपके पास है। आप जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट में प्रेयर के अंदर गलत लिख कर आते हैं और उसी तरीके की आप बातचीत कर रहे हैं।
सर्विसेज जब आपके स्टेट के अंदर है ही नहीं, क्योंकि ये यूटी है और यूटी से आपको अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली, इन सबको इसके अंदर बेनिफिट होने वाला है, तो आप कहां पे बात कर रहे हैं? तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल जी चाहते क्या है। इतना कंफ्यूजन उनको राहुल गांधी जी की तरह क्यों है, उनके बाकी प्रवक्ताओं की तरह क्यों, उनके बाकी मिनिस्टर्स और लीडर्स की तरह क्यों है? तो दिस इज समथिंग मुझे ये बात समझने मुझे भी जरूरी है कि ये लोग किसके साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी ने कोस कोस के कांग्रेस को खत्म कर दिया, आज कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई। कांग्रेस कहती जा रही है कि हम इनके साथ नहीं है, जब अकेला आप पंजाब में कांग्रेस इनके अगेंस्ट है। और अब अरविंद केजरीवाल, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि आपका विधानसभा जब होगा तो आप लोग साथ में खड़े होंगे, आने वाला है नवंबर की विधानसभा की इलेक्शन, तो आप लोग साथ में खड़े हैं, आप लोग अलग खड़े हैं, आप लोग कहां खड़े हैं? क्या कोई जी ये सवाल परविंदर जी इसका जवाब देंगे और इस बात का भी जवाब देंगे कि जब आप कहते हैं कि संसद में हंगामा करेंगे कि जी संसद नहीं चलने देंगे, और उसके पहले जब दिल्ली बिल की बात होगी तो एक दिन पहले आप कहते हैं कि जी संसद चलाएंगे, बात करेंगे इस पर, लेकिन किस तरह की रणनीति है कि संसद चलने नहीं देंगे, बात करने नहीं देंगे और उसके बाद फिर आरोप भी लगाते रहेंगे? नहीं, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, लेकिन पहले मैं अनुजा जी जो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, उनको पता नहीं क्या बात, कौन सी बात है, वो अपनी ही कमियों को उपलब्धि बता रही हैं। मैं बाढ़ की बात करूं तो अभी तो आम आदमी पार्टी अभी आई है। नहीं, बाढ़ की बात मत करिए, दिल्ली स्टेट देखिए दे देंगे, फिर वही बात, अब बाढ़ की बात मत करिए, दिल्ली सेवा बिल की बात करिए। जो उन्होंने सवाल उठाया है कि आप कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, कांग्रेस 70 साल तक शासन में थी, कांग्रेस दिल्ली में भी शासन में थी, वो उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे पाई, आज आप उनके साथ खड़े होकर के क्या हासिल कर रहे हैं, ये बताइए। सवाल ये है, मैं उस बात का भी जवाब दे रहा हूं। इन्होंने बात छेड़ी है, मैं उस बात को बता दूं। उन्होंने बाढ़ की कोई बात नहीं की, जहां तक मुझे ध्यान है। पहाड़ खड़े कर दिए इन्होंने, 40,000 लोगों को वहां बसाया, इनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, ये जिम्मेवार है। अरे भाई प्रधानमंत्री ठीक है, तो बाढ़ पे चर्चा कर ले, बाढ़ पे चर्चा करें क्या परविंदर जी, बाढ़ पे चर्चा करें। देखिए फिर ये लगेगा कि मैं आपको टोक रहा हूं, मैं आपको कतई नहीं टोकना चाहता, लेकिन बाढ़ पर, बेरोजगारी पर, भुखमरी पर, हिंसा पर, महंगाई पर अभी चर्चा नहीं हो रही है। आप मेरे को बोलने नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल, हम कतई आपको इस तरह से नहीं बोलने देंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप अगर कुछ भी बोलेंगे परविंदर जी, तो ऐसा नहीं है। आपको बाढ़ पर जब बोलना होगा तो बाढ़ पर चर्चा करेंगे, आप आ जाइएगा। बाढ़ पर कहां चर्चा हो रही है? अनुजा जी ने इतनी देर बोला है, एक भी शब्द उन्होंने बाढ़ का लिया है क्या? अरे आप उन्होंने बाढ़ की बात नहीं करी। कहां बाढ़ की बात कर रही है? बाढ़ की कोई बात नहीं हो रही, आप बाढ़ पर चर्चा ना करें, दूसरे विषय बताएं जी। नहीं, उन्होंने करी तो आपने उनको तो टोका नहीं। अरे भाई, उन्होंने कहां बाढ़ की चर्चा की है? उन्होंने करी, आपने सुना ही नहीं। नहीं, बाढ़ की कोई चर्चा नहीं हो रही। बेरोजगार, आप अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें परविंदर जी। आप बहस करके केवल समय वेस्ट कर रहे हैं। आप इस विषय पर सीमित रहें, जितना चाहे उतना बोलें। आप इस विषय पर सीमित रहें, जितना चाहे उतना बोलें, इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं आपको। चलिए बोलिए कम से कम। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो लड़ाई मैंने आपसे पहले भी कहा, सच और झूठ की, न्याय और अन्याय की, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने CBI को, ED को, इनकम टैक्स को टूल बनाकर कई प्रदेशों की सरकारें गिराई हैं, अब उनको ये नजर आता है उनकी जो राजनीतिक जमीन है वो सरकती जा रही है। चाहे हिमाचल में हार हो, चाहे कर्नाटक में हार हो, चाहे दिल्ली में 3 बार हार हो, चाहे MCD के अंदर हार हो, चाहे पंजाब के अंदर हार हो, उनको ये नजर आ रहा है कि हमारी राजनीतिक जमीन सरकती जा रही है। ये घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। पूरे देश के अंदर विपक्ष इनके खिलाफ नहीं है, पूरे देश के अंदर एक आंदोलन, एक क्रांति छाई हुई है। एक गरीब आदमी का इसीलिए आप संसद नहीं चलने देना चाह रहे हैं, शोषण हो रहा है, इसीलिए संसद नहीं चलने देना चाह रहे हैं। एक महिला के 35 टुकड़े हो जाते हैं, एक महिला को। क्या बातें कर रहे हैं आप, क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं परविंदर जी? इस तरह से कहां ले जा रहे हैं, किस बात की बात कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर। नहीं परविंदर जी, इसलिए आप कहां बात कर रहे हैं, उसके बाद कहेंगे आपको जी हम रोक रहे हैं, आपको टोक रहे हैं। आप बताइए, आपसे दिल्ली विधेयक पर चर्चा की बात कही जा रही है, संसद में हंगामा बरपा हुआ है, क्यों आप संसद में चर्चा से भाग रहे हैं? सीधा सवाल यह है, आप जवाब कुछ भी दे रहे हैं। सर, अगर डेमोक्रेसी को खत्म करा जाएगा, आम आदमी के राइट्स को कुचला जाएगा, विपक्ष को कुचला जाएगा, डिक्टेटरशिप की राजनीति करी जाएगी, तो हंगामा तो होगा। हंगामा पार्लियामेंट में भी होगा, पार्लियामेंट के बाहर भी होगा, और इसका भुगतान इनको 2024 के अंदर देश की जनता जवाब देगी, और इनको
सत्ता से हटाया जाएगा और देश की जनता के द्वारा हटाया जाएगा। ये डिक्टेटरशिप की राजनीति ज्यादा देर नहीं चलने ठीक है, वाली। चलिए, डिक्टेटरशिप की राजनीति वो सबको समझ में आएगा, दिखेगा। अनुजा जी इसका जवाब देंगी और वो जवाब देना भी चाहते हैं। विनोद मिश्रा जी आपके पास आ रहे हैं, अनुजा जी से इसका जवाब ले लें। मुझे लगता है कि फिर से ये कंफ्यूजन में आप है, कंफ्यूजन में भाई साहब, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है? डिक्टेटरशिप तो आप लोगों की रही है, डिक्टेटरशिप आपकी है, क्योंकि आप जहां पर दिखाना चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा बड़ बोला हूं, तो ये चीज चलेगी नहीं अरविंद केजरीवाल जी की। और फिर वही मैं बात कहूंगी, मैं आप लोगों के चैनल के थ्रू सबको बताना चाहती हूँ कि आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल जी का मुखौटा, कि सिर्फ और सिर्फ 2024 की बात हो रही है, फिर उसके बाद 2025 की बात होगी। इलेक्शन के अलावा ये और कुछ नहीं सूझता, ये सिर्फ और सिर्फ सब पॉलिसीज और स्कीम्स इसीलिए लेकर आते हैं जो ये आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। बताइए, अभी अभी ऑडिट हुई है एसीबी की और उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर ऑडिट के दौरान की कोई भी पैनिक बटन नहीं चल रहा, चाहे वो बसेस में हो, ऑटो रिक्शा में हो, ये टैक्सीज में हो, कोई पैनिक बटन नहीं चल रहा। उस पैनिक बटन पर जो बजट लगाया गया था उसका पैसा भी इन लोगों ने खा लिया। तो मुझे इस बात में दुख होता है कि अरविंद केजरीवाल जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कह रहे थे अन्ना हजारे को, उनको भी धोखा देकर ये आ गए और उन्होंने कहा था कि हम सबको चेंज करेंगे, हम राजनीति चेंज करेंगे। मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर दी उन्होंने कि राजनीति चेंज हो रही है और राजनीति चेंज हो चुकी है। और जब इनके साथ कोई खड़ा नहीं होता तो इस तरह से बौखलाते हैं। इनका एजेंडा सिर्फ 2024 का इलेक्शन है। मोदी बनना चाहते हैं, ये मोदी को ही नफरत करते हैं और मोदी ही बनना चाहती हैं और ये मोदी ही बनना चाहते हैं। हम लोग जिस जगह से कोई नहीं बनना चाहता मोदी, हम लोगों ने हर जगह कोई नहीं बनना चाहता मैडम। पर चेंजेस मोदी जी ने लेकर आना देश को चाहते हैं, बर्बाद कर दिया, डेवलपमेंट्स लेकर आ रहे हैं। आज भी कितनी जगहों पर डेवलपमेंट से रिलेटेड परविंदर जी उनको बोल लेने दीजिए। लोगों को नहीं, ये कौन सा मुद्दा पे बात कर रहे हैं? चलिए आप अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली अनुजा जी। मैं विनोद जी के पास आना चाहता हूं। विनोद जी, ये जो जिस तरह से जब आपने देखा कि ये जो सारा पूरा मुद्दा है इसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए नजर आने चाहिए थे कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल, लेकिन वो अभी जो एक लाइन जो है वो अभी भी मिसिंग है। क्योंकि जो एक मुद्दा अनुज ने उठाया था कि कहीं ना कहीं व्हिप जारी किया था बीजेपी ने, कांग्रेस उसको मिस कर गई और जिस तरह से पूरा हंगामा बरपा हुआ है, तो ये सवाल अरविंद केजरीवाल की पार्टी से भी पूछा जाएगा कि आखिर वो चर्चा से इतनी बात करने के बाद कि चर्चा करेंगे उसके बावजूद वहां से भाग क्यों रहे? निखिल, सबसे मुझे हैरानी ये हो रही है, परमिंदर जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, बहुत सीनियर एक माने जाते हैं राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन पता नहीं आज वो डिरेल क्यों हो रहे हैं। अनुजा जी उनकी बात को जवाब दे रही है, उनका बीजेपी और आम आदमी पार्टी का है, वो अपने दोनों पार्टी के प्रवक्ता बन के अपनी अपनी चीज़ों को रख रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सपोर्टर होने के साथ साथ वो एक, मैं कहता हूँ, एक राजनीतिक विश्लेषक भी है परमिंदर जी। और परमिंदर जी की वो ये बात समझनी चाहिए कि ये नैरेटिव का जो दौर है, वो नैरेटिव का दौर तो आपको संसद से बाहर तो चल जाएगा, नैरेटिव आपको संसद में नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ कानून से चीज़ें होती है, संविधान से चीज़ें होती सामने आती हैं। और इसी बात को लेके जब आपके अधीर रंजन चौधरी ने जब सवाल उठाया था दिल्ली सेवा बिल के पर में, सबसे पहला असंवैधानिक करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाया था, तो इसका जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने खुद उस समय में उसको इंटरवेन करते हुए जवाब दिया था। और अमित शाह ने उस समय में कहा था कि आप देख लीजिए, संविधान का उसने दिखाया था गृह मंत्री ने और बताया था कि संविधान में दिल्ली के एनसीटी की बात जो अनुजा जी कह रही थी कि दिल्ली एक कैपिटल रीजन है और इसमें कानून बनाना, विचार करना, ये सारे चीज़ें उनके दायरे में, केंद्र सरकार के दायरे में आता है। रही बात कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जिस अध्यादेश की बात करके वो अभी तक पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी और नैरेटिव बना रहे थे संघीय ढांचे की बात कह के, उस सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजन में कहा है कि इस पे दिल्ली पे कोई कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट आपकी बात को अभी तक नहीं माना, आप पढ़े लिखे और बहुत विद्वान आदमी है परमिंदर जी, आप चीज़ों को बाढ़, महंगाई, बेरोजगारी में कहाँ लेके जा रहे हैं, अब हमारा पूरा डिस्कशन को भी आप डिरेल कर रहे थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट में इतने बहस के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी आपको इस बात के लिए नहीं कहा कि केंद्र सरकार कभी इस पे कोई कानून नहीं ला सकता, आप ये चीज जानते हैं। और जब आप बहस कर रहे हैं, आप एक सीरियस बहस में शामिल हो रहे हैं, तो आपको इस बात को समझना चाहिए। रही बात कि इसके आप राजनीति को देखिए, इसकी नैरेटिव को देखिए। केजरीवाल जी की राजनीति शुरू ही हुई है जिस दिन से, उसी दिन से कांग्रेस और बीजेपी पे ये आरोप लगाते रहे कि ये मिले हुए हैं जी। और उनका आपने देखा होगा कि ये मिले हुए हैं का फ्रेज बन गया था पूरे देश में, इसका इतनी मिमिक्री होती थी, ये मिले हुए हैं जी।
तो जब आप जिसको मिले हुए हैं कह रहे थे, उसके साथ आप खुद मिल गए हैं। मजबूरी आपकी जो राजनीति की हो, उतनी ही राजनीति की मजबूरी कांग्रेस की भी है। तो आप मिले हुए के साथ में जब आप इसके बात कर रहे थे आज के व्हिप के बारे में, तो कांग्रेस भी आपको एक कदम हर कदम फूक फूक के चल के ये बात समझ रही है कि आप कितने दूर उसके साथ जा सकते हैं। अभी उनको कांग्रेस को MP का इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ का इलेक्शन है, राजस्थान का इलेक्शन है। वो सिर्फ एक इलेक्शन तक में ये केजरीवाल का जो एक बिगाड़ो वाला एक सियासत है कि हम खेल बिगाड़ सकते हैं, तब तक के लिए ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया का है, INDIA का है। जैसे ही ये राजनीति 2024 के साथी नहीं है, उसको भी पता है कि दिल्ली से बाहर, पंजाब से बाहर आप कितना कांग्रेस के लिए काम कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि इन तत्कालिक मुद्दों को लेके, इन तत्कालिक परिस्थितियों में आप जो संसद का समय बर्बाद कर रहे हैं, संसद का टैक्स पेयर का पैसा, आप सोच सकते हैं कि ये 10 से 11 दिन में करोड़ों रुपए का आपने नुकसान किया है, सिर्फ इस बात को लेके, इस जिद को लेके कि इसमें प्राइम मिनिस्टर का वक्तव्य होगा, इसमें इस रूल के में बहस की बात शुरुआत होगी। तो जब चर्चा शुरू, जब राज्यसभा में जो अभी अनुज बता रहे थे कि जो आपको शॉर्ट ये डिस्कशन पे आपको इसको रखा गया था, शॉर्ट ड्यूरेशन का, तो आपने उसमें चर्चा नहीं की। आप अभी मणिपुर से लौटे हुए आपके 21 सांसदों को कम से कम मुझे लगता है 4 दिन हो गए, तो आपने उस चर्चा को देश के सामने में क्यों नहीं रखा है? ये सब बहुत सारे सवाल हैं, शायद परविंदर जी इसको इग्नोर कर रहे हैं। जी अनुज, जब आपने कहा कि संसद चलने की बात, तो अनुज से पूछते हैं, अनुज, संसद चलने की जिम्मेदारी जाहिर तौर पर पक्ष विपक्ष दोनों की होती है, और पूरा देश शायद चाहता है कि इस पूरे विषय पर चर्चा हो। जो आम लोग हैं वो चाहते हैं कि सच में मणिपुर पर चर्चा हो और सभी लोग अपने अपनी बात रखें, लेकिन किस तरह की रणनीति है आपसे समझना चाहेंगे, और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पक्ष विपक्ष में कोई सहमति गतिरोध तोड़ने की बनी है? क्योंकि कल भी इस तरह की बात सामने आई थी कि कम से कम दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा हो जाएगी, लेकिन ये कौन सी रणनीति थी कि आज फिर उस पर भी हंगामा हो गया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि निश्चित तौर पर यह बात तो आपको माननी पड़ेगी कि दिल्ली सेवा विधेयक जो है ये आम आदमी पार्टी का मुद्दा है, कांग्रेस का मुद्दा ये नहीं रहा। और इस बात को भी जानते हैं कि जब विपक्षी एकता की बात की जा रही थी, जब पटना में बैठक हुई थी, तो उस समय इस मुद्दे पर हामी नहीं भरी थी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा ये बात भी साफ नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बातें आई थी कि ये छोटा मुद्दा है। कुल मिलाकर अब इस पर क्योंकि इनकी रणनीति बन चुकी है कि कांग्रेस इसका समर्थन करेगी, तो निश्चित तौर पर कल निश्चित तौर पर चर्चा में भाग विपक्ष ले सकता है और लेगा, क्योंकि उन्होंने इस बात को अधीर रंजन चौधरी ने बोला भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि किसी भी बहस की, चर्चा की सार्थकता देश के सबसे बड़े जो लोकतंत्र का मंदिर है संसद, उसमें होनी चाहिए। अब ये विधेयक लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है, क्योंकि जिस तरीके से राघव चड्ढा ने संसद में बार बार कहा है कि अलोकतांत्रिक तरीके से लाया जा रहा है, तो संसद के अंदर अपनी बात रखें, देश की जनता के सामने बात रखें और सत्ता पक्ष अपनी बात रखेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जिसके पास ज्यादा नंबर होंगे जीत तो उसी की होगी, लेकिन चर्चा और बहस संसद के अंदर होनी चाहिए, उसमें गतिरोध नहीं होना चाहिए। अनुज, होनी चाहिए चर्चा, और ये इस बात से कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन आज की स्थिति समझना चाहेंगे कि आज क्यों हंगामा इस पर किया विपक्ष ने फिर? देखिए, विपक्ष की सबसे बड़ी बात यही थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से इस बात को जनता के सामने रखना है कि वो इसका विरोध करते हैं। चर्चा करके विरोध करें तो बात सामने आती है, लेकिन आप हंगामा करके विरोध करें तो वो किसके बात समझ में आएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जब इस बात को कांग्रेस ने कहा है कि वो इस पर चर्चा करेंगे, और वो इस बिल के, क्योंकि वो इस बिल के खिलाफ हैं, अगर वो इस बिल के खिलाफ हैं तो चर्चा करेंगे, तभी तो वहां पर बातें सामने आएंगी निखिल। तो कुल मिलाकर अब देखने वाली बात होगी, और इस बात को तो इसीलिए मैं बार बार इंगित करता हूं कि यह मुद्दा आम आदमी पार्टी का है, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस की रणनीति फिर बदल जाए। हालांकि ये बड़े मुद्दे हैं, बड़े लोगों के मुद्दे हैं, जो हमारे विश्लेषक और नेता बैठे हैं उनके मुद्दे हैं, वो इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस लगातार पूरे सदन के अंदर हर मुद्दे पर अपनी रणनीति बदलती आई है। पहले कहा अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे पहले बहस होगी, कोई विधायी कार्य नहीं होगा। अब जब कल विधायी कार्य होगा, ये विधेयक आएगा, तो वो कितने लोग उसमें भाग लेंगे, क्या उनकी विपक्षी एकता होगी, ये कल साफ बिल्कुल सामने दिखाई देगा। जी बिल्कुल। अनुजा जी, एक बात अनुज ने कही कि ये जो कांग्रेस के साथ में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है आम आदमी पार्टी का,
वो कभी साथ साथ कभी दूर दूर, ये किस तरह की राजनीति है ये भी समझना चाहेंगे। किस तरह से बीजेपी इनसे डील करेगी, क्योंकि कम से कम अभी तक तो ये साथ नजर आ रहे हैं, आगे कितने साथ होंगे ये तो नहीं पता। देखिए निखिल भाई, बीजेपी को डील नहीं करना है, ये अदर वे राउंड है। कांग्रेस और आम आदमी को बीजेपी के साथ कैसे डील करना है ये इनको देखना है, क्योंकि हम तो बैठ के देख रहे हैं, हमें तो सब असलियत पता है इन दोनों के बारे में, अंदरूनी असलियत पता है। हमें मालूम है कि ये जो इन्होंने इस वक्त मुखौटे पहने हुए हैं, नीचे इनकी शक्लें क्या है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कितना साथ में और कितना पास में है। तो इनकी जो बातें, इनके ऑन रिकॉर्ड कई बयान है जो लोग और जनता ला ला कर इनको दिखाती है। जब भी ये लोग ट्विटर पे, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि लोगों ने कितने इनको भी दिखाई हुई ये चीजें। तो जो लोग अपने सामने ये दुनिया को एक चश्मा पहनाना चाहते हैं, ये मुझे लगता है कि ये इनकी एक अपनी मनगढ़ंत कहानी है कि दुनिया जो है, ये जो लोग हैं जिनको ये इतनी बहुमत के साथ आ गए, दोबारा से ये बहुमत के साथ आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। देखिए, हर एक आदमी एक बारी धोखा खा सकता है, बार बार नहीं खाता। कांग्रेस इसका प्रचंड एग्जाम्पल है सामने, आप देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके का एक दोहरा चरित्र सामने लेकर आ चुकी है और जो रास्ता विनाशकारी विपरीत बुद्धि की तरफ ये लोग जा चुके हैं, भाजपा को ये आईना नहीं दिखा सकते, क्योंकि भाजपा सड़क से जुड़ी है और भाजपा बहुत पुरानी है इस गेम में, इस जगह पर। इस जगह पर ये लोग अभी आए हैं और हम लोगों ने, कांग्रेस और भाजपा आज तक इतने पुराने वक्त से साथ में रही है और जमीनी स्तरों पे हम दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं काम किए हैं। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को हम दोनों से कहीं ना कहीं सीखना चाहिए कि कैसे मिलजुल कर काम हुआ है दिल्ली में, और उसी धारणा के साथ अगर ये सच में दिल्ली वासियों के फेवर में काम करना चाहती है तो मिलजुल कर पार्लियामेंट के अंदर भी सामने आए, बात को मुद्दों पे करे और दिल्ली में भी काम को काम की तरह ले, राजनीति की तरह लेकर पूरे काम का मटिया मेल ना कर दे। लोगों के पैसे लगे हैं, जो लोग अपने घर में 2 रोटी नहीं खा सकते पर टैक्स दे जाते हैं, उनको समझना, इन लोगों को जरूरी है कि आप अपनी पैसे और अपनी जेबें गर्म करते बिल्कुल। और टैक्स पेयर्स मनी भी, जिस तरह से अनुज ने और विनोद जी ने कहा कि लगातार जिस तरह से 11वां दिन है आज टैक्स पेयर्स मनी, इसको लेकर के भी बड़ा एक लोगों में क्षोभ आम लोगों में रहता है। मैं सभी को बताऊं, और आप सब लोग जानते हैं कि जब संसद नहीं चलती है तो आम लोग बहुत कहीं ना कहीं इसको लेकर दुखी होते हैं। परविंदर जी, कम से कम इस मुद्दे पर, दिल्ली सेवा विधेयक पर, आपको लगता है कल चलने देंगे आप लोग संसद? देखिए, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, ना मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो आपको लगता है कल संसद चलनी चाहिए, कम से कम चलिए, आप पार्टी प्रवक्ता नहीं, बिल्कुल चलनी चाहिए। और जो देश के टैक्स पेयर का पैसा, उसका कहीं पे भी नुकसान नहीं होना चाहिए, दोनों पार्टियों को सोचना चाहिए। लेकिन मैं अभी अनुजा जी एक बात बोल रहे थे कि भी ये जो इस तरह से लेके आ रहे हैं, सॉरी मेरे आपको याद ही नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन आपने कम से कम एक बात सही कही। यहाँ पर इस अनुजा जी, इस चर्चा को यहाँ पर रोकना चाहेंगे। चलते चलते आखिरी कमेंट्स में लेना चाहूंगा अपने संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा का। जो संसद पर चर्चा की बात हुई, कम से कम एक बात दिल से ही सही, परविंदर जी ने कहा कि चर्चा होनी चाहिए, 11 दिन से चर्चा नहीं हो पा रही है और देश का हर व्यक्ति चाहता है, हर आम आदमी चाहता है कि चर्चा हो। बिल्कुल परविंदर जी ने कहा है, तो आप सोचिए, परविंदर जी भी इस देश के टैक्स पेयर हैं, ये चिंता तो उनको भी करनी चाहिए और ये तकलीफ उनको भी होगी, जैसे कि आपको, हमको और ये देश के 130 करोड़ लोगों को होती होगी ये संसद के लगातार 11 दिन न चलने से। लेकिन सवाल ये है कि देखिए, हम इस बात को गलत या सही कहने का फैसला हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब सारे लोग राजनीति में हैं और उनको राजनीति करनी है। दूसरी बात है कि इनको सत्ता भी चाहिए, सत्ता भी आनी है, तो ये उनके अपने कंडीशन और अपने सूत्र हो सकते हैं ये गठबंधन के। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ, जो बात आप निखिल अभी कह रहे थे, कंफ्यूजन क्यों है, तो ये कंफ्यूजन संगठन के लेवल पे जब तक आप अपनी पार्टी में कन्विंस नहीं कर पाएंगे, तब तक आप ये विपक्षी एकता की बात दुनिया में नहीं बता सकते हैं। रही बात, आप अभी अपने बंगाल में पंचायत के चुनाव देखा है, उस चुनाव में आपने देखा है कांग्रेस, CPM और ये सारे TMC
किस तरह से एक दूसरे के खून के प्यासे थे। 52 से ज्यादा कार्यकर्ता मरे गए उसमें, और उसमें सबसे ज्यादा कार्यकर्ता जो है सीपीएम और कांग्रेस के ही मरे हैं जी। इसके बाद आप अगर किसी मंच पे हाथ उठा के कहें कि ये हमारी चट्टानी एकता है और हम उसको बीजेपी को हराने के लिए ये हमारी मजबूरी है, तो ये निखिल, मैं इसको बात को कंप्लीट करता हूँ। इसमें सवाल ये है, ये सारी चीजें, ये अंदर में आपका जो डिफरेंसेस है वो सामने में विपक्ष की एकता कह के जब आप पार्लियामेंट में आते हैं तो वो वही मुखौटा है। उसमें अब सवाल ये है कि अभी आप लगातार संजय सिंह का पार्लियामेंट में आप देख लीजिए, संसद के अंदर और बाहर धरना और प्रदर्शन। तो ये एक छोटी पार्टी, आम आदमी पार्टी को मैं छोटा बड़ा कहने की हैसियत में तो नहीं हूं, लेकिन सांसद के नंबर के हिसाब से देखिए जो उनका वो प्रदर्शन होता है वो सिर्फ अपने नेता केजरीवाल को एक नेशनल लीडर बनाने के लिए सब वो एक बड़ा प्रोजेक्शन दिखाते हैं। आपने जैसे कहा विनोद जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो किसी भी पार्टी के हो, तब ये जरूर सोचने पर एक बार लोग मजबूर होते हैं कि जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जिनको आम भाषा में कहा जाता है कि जो दरी उठाते हैं, वो बेचारे मारे जाते हैं और नेता ऊपर गठबंधन कर लेते हैं। क्या ये सही है? ये भी एक विचारणीय प्रश्न है, इस पर सब लोग विचार करें। अनुज, बहुत शुक्रिया आपका, और आप भी चाह रहे होंगे कि संसद चले, कम से कम आप ठीक से वहां से और बेहतर कुछ रिपोर्ट्स निकाल सके। बहुत शुक्रिया अनुज, इस तमाम बातचीत जानकारी के लिए। विनोद जी, अनुजा जी और परविंदर जी, आप सभी का शुक्रिया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कर्नाटक की सियासत क्यों गरमाई है और गारंटी ने, जो गारंटी की स्कीम्स दी थी कांग्रेस ने, उसने उसकी मुश्किलें किस तरह से बढ़ाई हैं। सुनती हो, पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे कर्नाटक की, जहां गारंटी ने बढ़ाई है कांग्रेस सरकार की मुश्किलें। सिद्धारमैया सरकार के सामने कांग्रेस पार्टी को अपनी 5 गारंटी लागू करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लगातार फंड मुहैया करने के लिए जद्दोजहद में और जूझ रही है सिद्धारमैया की सरकार। 5 गारंटी की घोषणा तो की गई, लेकिन उसको जमीन पर उतारना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। पहली कैबिनेट में इसे लागू करने की बात अब सरकार भूल चुकी है। अब दूसरे फंड की कटौती को लेकर बवाल मचा हुआ है। खबर थी कि राज्य सरकार SC/ST कल्याण के 11,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल 5 गारंटी के मद में करना चाहती है। बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया है। सरकार का दावा है कि SC/ST समुदाय को उनके कल्याण फंड को 5 गारंटी में जोड़ने से उन्हें और फायदा होगा, लेकिन विपक्ष इसे पिछड़े लोगों के खिलाफ नाइंसाफी मानता है। राज्य सरकार ने सालाना बजट में 5 गारंटी के लिए 52,000 करोड़ रुपए का अनुमान रखा है, लेकिन साधन जुटा नहीं पा रही है और साधन ना जुटा पाने की वजह से वो SC/ST फंड को इसमें शामिल करना चाहती है। और यही वजह है कि बिजली के दाम पहले बढ़े, फिर फ्री बस सेवा में आम लोगों को किराया बढ़ा दिया गया। यह गारंटी की मजबूरी है कि नंदिनी मिल्क के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़े तो पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है। यानी कि ये गारंटी पूरा करने के लिए पैसे कहीं ना कहीं से चाहिए होते हैं। जाहिर है फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, एक हाथ से लो तो दूसरे हाथ से दो, ये सारी दुनिया जानती है। और फ्री योजनाओं का भुगतान दरअसल आम लोगों को ही करना पड़ता है। हैरानी की बात है कि गरीब जनता के अमीर जनप्रतिनिधि वादे तो करते हैं, लेकिन टैक्स पेयर्स को इसका जुर्माना भरना पड़ता है। यानी गारंटी आप देते हैं, लेकिन दरअसल उसका जो पेमेंट है वो आम जनता ही करती है। ADR की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के सभी राज्यों से ज्यादा कर्नाटक में MLAs जो हैं वो अरबपति हैं। सबसे ज्यादा जो धनाढ्य MLAs हैं वो कर्नाटक में है। कर्नाटक के 223 विधायकों की संपत्ति लगभग 65 करोड़ है, जबकि डिप्टी CM DK शिवकुमार की संपत्ति 1413 करोड़ रुपए है। तो जो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सारा मसला सामने आता है। ADR की माने तो देश के 20 अरबपति विधायकों में से 12 कर्नाटक से हैं। ऐसे में योजनाओं के नाम पर जनता को भुगतान करना उन्हें मुंह चढ़ाता है। 5 गारंटी को लेकर सियासत तेज हो गई है, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि शॉर्टकट की सियासत में शॉर्ट सर्किट भी होना तय है।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता आयशा खानम बेंगलुरु से जुड़ी हुई हैं। आयशा, अभी भी जो 5 गारंटी है वो टेढ़ी खीर साबित हो रही है सरकार के लिए, और यही वजह है कि तमाम जो इधर उधर के फंड्स, जैसे कि अब ST/SC कल्याण फंड जो है उसका पैसा अब इस मद में डालने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे इस घटनाक्रम को, मैं कहूँगा, क्योंकि जब से इसका वादा किया गया था चुनाव में, उसका जो असर रहा और अब उसे लागू करना। देखिए निखिल, बिल्कुल ये कर्नाटक सरकार इस समय बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है, बहुत ही नाजुक स्थिति है, क्योंकि सरकार ने बहुत ही एम्बिशियस प्लान्स का ऐलान कर दिया था प्रचार के दौरान, लेकिन इसे लागू करने में कुछ हद तक मुश्किलें तो जरूर फेस कर रही है, सामना कर रही है। बहुत बड़ी चुनौतियां हैं सरकार के सामने। देखिए, सरकार ने खुलकर कह दिया था कि हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है, तो MLAs जो विधायकों ने डेवलपमेंट फंड मांगा था वो रिलीज नहीं किया जा सकता। तो ये खुलकर सरकार सामने कह रही है कि विकास के लिए पैसे नहीं है, तो इधर उधर से पैसा जोड़कर सरकार अपनी 5 गारंटीज को पूरी करने की तैयारी में लगी है। देखिए, इसमें सरकार ने बजट के बाद भी कहा था कि 11,000 करोड़ रुपए का जो SC/ST फंड है उसको डाइवर्ट किया जाएगा, और ये जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर मंत्रालय है, इसको दे दिया जाए। तो ये सोशल वेलफेयर मंत्रालय के तहत अलग अलग स्कीम में बांट दिया जाएगा। इसको लेकर कर्नाटक में काफी विरोध प्रदर्शन हुआ। SC/ST संगठन और BJP के SC/ST के अध्यक्ष जो है नारायण स्वामी, उन्होंने आज आगाह किया सरकार को कि अगर ऐसा किया जाता है तो वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतराएंगे, क्योंकि ये पैसा जो है SC/ST डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत SC/ST समुदाय है उनके विकास के लिए है। और ये इतना ही नहीं, सरकार ने अभी जो मिड डे मील्स है कर्नाटक में, जो सरकारी स्कूलों में दोपहर में बच्चों को भोजन वितरित किया जाता है, इसमें हर दिन, हर हफ्ते में बच्चों को 2 अंडे दिए जाते थे प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए। अब इसमें से भी सरकार ने कमी कर दी है और इसमें से 1 अंडा निकाल लिया, यानी ये 1 अंडा जो है इसके पैसे बचाकर ये स्कीम्स में चले जाएंगे। तो देखिए कैसे सरकार के पास तंगी है, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं से पैसा जुटाए और ये 5 स्कीम जो है उन्हें जारी करे, उनमें पैसा लगा दे, क्योंकि आगे चलकर लोकसभा चुनाव है और सरकार ने जो वादे किए हैं उसे पूरे करने हैं, और अगर ये वादे पूरे नहीं होते तो जाहिर है लोकसभा चुनाव में सरकार को इसका जवाब जनता ही देगी। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। और गौर करने वाली बात ये भी है कि एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ ये भी ADR रिपोर्ट में सामने आया कि कर्नाटक में जो सबसे अमीर MLA से विधायक हैं वो कर्नाटक से आते हैं, यानी कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ही सबसे अमीर विधायक हैं। तो ऐसे में सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, और आर्थिक स्थिति को जाने बिना सरकार ने ये तमाम स्कीम्स को लागू कर दिया है। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब ऐसे में सरकार कोशिश कर रही है कि जहाँ जहाँ से बजट काट लिया जाए, जहाँ जहाँ से सरकार SC/ST डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से पैसा हो उसे जोड़ लिया जाए, और मिड डे मील्स, यानी मिड डे मील्स जो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो पोषण का जरिया है, इसमें से भी आप पैसा निकालना चाह रहे हो, तो ये सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। हालांकि सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स के तहत वो प्रतिबद्ध है इस तरह की जो फ्री गारंटीज देना उसको डिफेंड करती है। आयशा, ये समझना चाहेंगे कि BJP और JDS जो विपक्ष है उसका क्या रुख है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, बीजेपी और JDS ने मिलकर सरकार को कर्नाटक में असेंबली में घेरा है और लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने जो 5 गारंटी स्कीम लागू की है उसमें बिना आर्थिक स्थिति समझे, बिना ट्रेजरी का पूछताछ किए सरकार ने ये स्कीम लागू कर दी है। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि BJP के जो SC/ST मोर्चा के अध्यक्ष है नारायण स्वामी, उन्होंने सरकार को
को ये वार्निंग दी है और कहा है कि अगर ऐसा सरकार करती है और SC/ST डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से पैसा निकाल कर गारंटीज में लगाती है तो ये एक बड़ा आंदोलन होगा कर्नाटक में। हैरानी की बात यह है कि खुद कांग्रेस के विधायक जो SC/ST समुदाय को लेकर कई मांग करते रहे पहले, जैसे कि प्रियंक खड़गे हैं और दूसरे विधायक हैं, वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि ये जो कॉर्पोरेशन का पैसा है 11,000 करोड़ रुपए इसमें जोड़ दिया जाए। तो ऐसे में सरकार के सामने जो चुनौती है बहुत बड़ी चुनौती है और खुद कांग्रेस के विधायक इसको लेकर लगातार 33 विधायक जो है सरकार को एक वार्निंग दे चुके हैं कि उनके क्षेत्र में विकास का पैसा नहीं मिल रहा है, उनके लिए डेवलपमेंट फंड रिलीज नहीं किया जा रहा है। तो ये जो 33 विधायक हैं ये देखिए अब किनारे पर यानी सरकार के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है। जी निश्चित तौर पर सरकार के लिए करो या मरो की स्थिति है और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के जो MLAs हैं कम से कम कांग्रेस के, वो भी तमाम ऐसे MLAs हैं जैसे कि आप बता रही कि वो भी उसके विरोध में हैं, उनके लिए भी अपने क्षेत्र में जनता को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आयशा। और अब बात करेंगे हरियाणा के नूह की, जहां पर कुछ दिनों पहले एक दंगा हुआ था, लेकिन कम से कम राहत की बात यह है कि वहां पर स्थिति नियंत्रण में है नूह, और हरियाणा के नूह में हालात तनावपूर्ण हैं लेकिन नियंत्रण में है। जिले में धारा 144 लागू है और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। अर्ध सैनिक बल लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं इलाके में। हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें 2 होमगार्ड्स और 4 आम नागरिक शामिल हैं। हिंसक वारदातों से जुड़े मामलों में अब तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने की भी बात कही है मुख्यमंत्री ने। गुरुग्राम में हालात सामान्य हैं। सोहना सब डिवीजन को छोड़कर जिले की सभी शिक्षण संस्थाएं आज खुली हुई हैं। यातायात पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इंटरनेट भी वहां पर चालू है। पुलिस ने अपील की है कि लोग सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क करने को कहा गया है। वहीं गुरुग्राम जिले के बादशाहपुर में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में स्थिति सामान्य है। कल रात वहां पर कुछ हिंसा की खबरें थीं, लेकिन उन पर काबू पा लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि मामले में अब तक 41 FIR दर्ज की गई है। साजिश की और परतें खोली जाएंगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह पुलिस का दावा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। धार्मिक जुलूस निकालने को लेकर एक बार फिर से बहस गर्म है। ऐसे जुलूसों पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं। यात्रा निकालने की आजादी जब सभी को है, तो ऐसे में किसी समुदाय की यात्रा पर रोक लगाने को लेकर बहस क्यों होती है? इस तरह के सवाल लगातार अब सामने आ रहे हैं कि देश में जब सभी को धार्मिक आज़ादी है तो दूसरे समुदाय की धार्मिक यात्राओं और जुलूसों पर क्यों होते हैं हमले? ये प्रश्न भी विचारणीय है। इस पर हम सबको, देश की जनता को निश्चित तौर पर मंथन करना चाहिए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूह हिंसा पर कहा कि अभी तक 6 लोगों की मौत की जानकारी है, जिसमें 2 होमगार्ड्स और 4 आम नागरिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 41 FIRs की गई हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और जानकारी लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस है, वो सतर्क है। बाकी हरियाणा में भी जो कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वो सब कंट्रोल कर ली गई हैं, स्थिति सामान्य हो गई है। मेरी जनता से अपील भी है कि वो लोग शांति बनाए रखें। तो कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। वहीं हरियाणा के पुलिस महानिदेशक प्रशांत अग्रवाल ने नूह की घटना पर कहा कि कल से शहर में कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हुई है। मामले में अब तक 41 FIR दर्ज की गई है। 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड मांग रही है। कि कोई हिंसा की वारदात वहां रिपोर्टेड नहीं है। इस संदर्भ में अब तक वहां पर 41 FIR दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस
रिमांड ली जाएगी और उनसे और विस्तार से पूछताछ किया जाएगा। और हमारे संवाददाता नीरज सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं, नूह से जुड़े हुए हैं। नीरज, आपसे ताज़ा अपडेट सबसे पहले जानना चाहेंगे। पुलिस का दावा है कि पिछले 24 घंटे में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। किस तरह की स्थिति है, क्या कुछ जानकारी देंगे ग्राउंड जीरो से आप? देखिए, बिल्कुल, अगर हम नूह की बात करें, इसके अलावा सोहना की बात करें और गुरुग्राम की बात करें, तो कहीं से भी कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। गुरुग्राम में तो सेवा है वो बहाल कर दी गई है। सोहना में जरूर जो तनाव बना हुआ था उसमें थोड़ी सी कह सकते हैं कि ढील वहाँ देखने को मिली है और सामान्य तरीके से जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। हालांकि मार्केट अभी भी बंद है। सोहना में इंटरनेट सेवा अभी बहाल नहीं हो पाई है पूरी तरीके से, लेकिन कुछ इलाके में बहाल हो गई है। गुरुग्राम में पूरी जगह इंटरनेट जो सेवा है वो चल रही है। जहाँ तक नूह की बात है तो नूह में भी कोई अप्रिय जो घटना है वो सामने नहीं निकल कर आई है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो लगातार संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस भी बिल्कुल मैदान में उतरी हुई है और हर उस इलाके पर नजर रखे हुए है जहाँ से कोई गड़बड़ी होने की आशंका हो। इसकी दोनों ही पक्षों को बुलाकर पुलिस जो पीस कमेटी की बैठक होती है वो ज्यादा से ज्यादा कर रही है, ताकि इलाके में अमन चैन बहाल किया जा सके, इलाके में शांति बहाल की जा सके, और उसका असर दिखाई भी दे रहा है। आप अगर देखें कि ट्रैफिक को देखें, गुड़गांव से लेकर और नूह तक सामान्य तरीके से चल रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हालांकि नूह में मार्केट आज नहीं खुला है। सोहना में पुलिस का ये कहना है कि आज शाम तक मार्केट खुल जाएगा। इसके अलावा नूह में भी उम्मीद की जा रही है कि कल तक मार्केट है उसके खुलने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर अब पुलिस प्रशासन का पूरा फोकस ये है कि एक तो स्थिति जल्द से जल्द सामान्य कर ली जाए और इसके अलावा इस दंगे के जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि सीसीटीवी है। इसके अलावा जो वीडियो फुटेज है, पुलिस ने अपील भी की है लोगों से कि उनके पास भी अगर किसी तरह की वीडियो फुटेज है या किसी तरह का कोई क्लिप या कोई फोटो है तो वो पुलिस के साथ शेयर करें, ताकि जो दंगे के आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन इतना तय है कि दंगा कहीं ना कहीं पूरी साजिश के तहत किया गया था, क्योंकि जिस तरीके का आप देखें गाड़ियों को जलाया गया था, पेट्रोल और डीजल इकट्ठा करके रखा गया था। इसके अलावा अगर आप देखें कि छतों पर पत्थर वो बड़ी मात्रा में थे और निश्चित तौर पर अगर धार्मिक जुलूस वहां से निकल रहा था, तमाम समुदाय के लोग धार्मिक जुलूस निकालते हैं और एक सुनियोजित तरीके से उस पर हमला किया, ये बड़ा सवाल है। अब इसमें जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस प्रशासन का पूरा फोकस उसी पर। जी बिल्कुल, तो सुनियोजित तरीके से ये दंगा किया गया था, ये लगातार पुलिस प्रशासन का भी कहना है। ये कहा जा रहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और आपने जो 2 पॉइंट दिए कि स्थिति नियंत्रण में है, अब उसको सामान्य बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और उस ओर लगातार नूह, सोहना, गुड़गांव सभी जो पूरे इलाके हैं वो लगातार उस ओर बढ़ रहे हैं। नूह में भी स्थिति सामान्य हो रही है, गुड़गांव और सोहना में स्थिति लगातार सामान्य बनी हुई है। बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।